नमस्कार, मैं हूं अक्षता रावत और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज का एजेंडा एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसमें राजनीति भी है, सुरक्षा की चिंता भी है और एक बड़ा मानवीय सवाल भी है। तो सवाल है, क्या रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है या अब इस उत्पीड़न से भागे हुए बेघर लोग? रिपोर्टें कहती है कि देश के कई शहरों में रोहिंग्या समुदाय की मौजूदगी बढ़ी है। कहीं अवैध बसावट, कहीं नकली दस्तावेज, तो कहीं मानव तस्करी से जुड़े सवाल और कहीं सिर्फ डरे हुए परिवार। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा हिस्सा भी है, हिंसा, दमन और जीवन बचाने की जद्दोजहद। आज नजर डालेंगे तथ्यों की रोशनी में, इस मुद्दे को समझेंगे सियासत से थोड़ा हटकर, जमीनी सच्चाई से जुड़कर। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोहिंग्या आखिर है कौन, कहां से आए, क्यों आए और भारत में इनके आने के बाद कहानियां किस तरीके से बदली। तो चलिए शुरू करते हैं। रखाइन म्यांमार, वो जमीन जहां से रोहिंग्या समुदाय की कहानी शुरू होती है। रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार या बर्मा के रखाइन राज्य से संबंधित एक मुस्लिम समुदाय है। वो दुनिया के सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माने जाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी राज्य विहीन आबादी है, क्योंकि म्यांमार सरकार उन्हें नागरिकता से वंचित करती है। वो सदियों से म्यांमार के रखाइन राज्य में रह रहे हैं, हालांकि उनके मूल को लेकर विवाद है। रोहिंग्या खुद को स्वदेशी मानते हैं, जबकि म्यांमार सरकार उन्हें औपनिवेशिक काल के दौरान या बाद में बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी मानती है। तो वहीं अगर बात करें धर्म और भाषा की, तो वो मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। उनकी भाषा रोहिंग्या इंडो आर्यन भाषा समूह से आती है और बांग्लादेश के चटगांव में बोली जाने वाली बोली से मिलती जुलती है। भारत में इनकी अनुमानित संख्या दसियों हजार बताई जाती है, हालांकि आधिकारिक आंकड़े कहीं भी साफ नहीं है। भारत में इनका कोई शरणार्थी दर्जा नहीं, बल्कि अवैध प्रवासी कहा जाता है। यही स्थिति पूरे विवाद की जड़ है। तो ये थे कि आखिर रोहिंग्या कौन है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या सिर्फ एक बेघर परिवार? कई सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कुछ सालों में कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं उठाई है। कुछ जगहों पर नकली दस्तावेज मिलने की रिपोर्ट, मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क, म्यांमार की आतंकी गतिविधियों से ढीला ढाला संबंध, सीमावर्ती इलाकों में गैर कानूनी आवाजाही। एजेंसियों का दावा है कि रोहिंग्या का बड़ा हिस्सा कानून का पालन करने वाला है, लेकिन कुछ समूह गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि उनके पास ना तो नौकरी है, ना कोई पहचान, ना ही कोई विकल्प। सुरक्षा एजेंसियों के तर्क अपनी जगह है, लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ इतनी सी है या कोई मानवीय पक्ष भी है? तो चलिए देखते हैं। रोहिंग्या परिवारों की हालात कई जगह बेहद खराब है। ना स्थायी घर, ना साफ पानी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य सुविधाएं। ये लोग म्यांमार में हुई हिंसा से भागकर सिर्फ जिंदा रहने के लिए आए। मानवाधिकार समूह कहते हैं कि इन लोगों की समस्या सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि अस्तित्व की है। रोहिंग्या समुदाय का तर्क है कि वे स्वयं म्यांमार में व्यापक हिंसा और मानवाधिकार के हनन का शिकार हुए हैं और उन्हें अपराधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं भारत में अधिकांश रोहिंग्या बेहद गरीब स्थिति में हैं, तंग शिविरों में रहते हैं और बुनियादी सुविधाओं और काम के अवसरों तक सीमित पहुंच रखते हैं। वो मुख्य रूप से जीवित रहने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। अब तक आपने तस्वीर के 3 हिस्से देखे हैं, पहचान, सुरक्षा और मानवीयता। लेकिन अब आता है एक चौथा और अहम हिस्सा, एसआईआर, या फिर कहें विशेष गहन पुनरीक्षण, या फिर कहें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो सरकार चला रही है और विपक्ष इसके विरोध में क्यों है। तो चलिए जानते हैं। एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार दस्तावेजों की गहन और दोबारा जांच करती है। रोहिंग्या केस में ये प्रक्रिया प्रशासन के लिए सबसे बड़ा औजार मानी जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन कितने समय से है, किसके पास कौन सा आईडी है और कौन अवैध तरीके से घुसा। सरकार इसे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर बहुत अच्छे से लागू हो रहा है। ममता बनर्जी परेशान है, बयानबाजी कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बीएलओ अपना काम कर रहे हैं। किसी का वोट कटने वाला नहीं है। हाँ, बांग्लादेशियों की खैर नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी को बिहार से सीख लेना चाहिए। बिहार की
करीब 15 करोड़ जनता ने और हमारे 6 करोड़ से ऊपर के आसपास मतदाता ने SIR और जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला उठाया था, स्पष्ट रूप से नकार दिया कि SIR से कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा कि बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ। SIR मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। किसी का डेथ हो जाता है, उसका नाम हटना चाहिए। कोई वोटर है जिसका 2 जगह नाम है तो 1 जगह नाम कटना चाहिए। कोई वोटर है जो ट्रेसलेस है, जिस गांव, मोहल्ला, वार्ड का उसने एड्रेस दिया है और वहां पर वो 5 साल से रहता ही नहीं है, वैसे लोगों का नाम कटना चाहिए। जो लोग विदेशी नागरिक हैं, इस देश की नागरिकता को जो है प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को, जो विदेशी नागरिक हैं, घुसपैठ हैं, उनका नाम कटना चाहिए। आखिर ममता बनर्जी को इस 4 चीज़ में किस चीज़ से दिक्कत है? पहले ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या कोई विदेशी आकर यहाँ का मतदाता बन जाए, या फिर 3 जो हमने और बातें बताई है, इस 4 बात का जवाब ममता बनर्जी को देना चाहिए। अगर ये 4 बात का जवाब वो देती हैं, 4 सवाल का जवाब देती हैं, तभी उनको जो है SIR का कोई विरोध करने का अधिकार बनता है। ममता बनर्जी ने पत्र भी लिखा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसे कई बार एक समुदाय को निशाना बनाने या फिर राजनीतिक माहौल बनाने या फिर वोट चोरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष का तर्क है कि SIR पारदर्शी हो, एक समान हो और सभी पर लागू हो। तो वहीं सरकार का तर्क है कि सुरक्षा में पारदर्शिता धीमे प्रोटोकॉल की तरह नहीं चल सकती है। कह रहे जीरो पॉवर्टी, और उदाहरण दिया कि कहीं जीरो पॉवर्टी कर दी उन्होंने। जीरो पॉवर्टी कहां हुई है? क्या कॉन्सेप्ट था जीरो पॉवर्टी का? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये SIR इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी ना मांगने लगे, पॉलिटिकल वर्कर्स जॉब और उसकी बात न करें, इसलिए SIR कर दिया। और जैसे ही SIR खत्म होगा, पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। बरसात का 1 महीना निकलेगा, उसका चुनाव शुरू सितंबर से उत्तर प्रदेश का। और आखिरी बजट में क्या दे देंगे? क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, जो समाजवादी सरकार की बनी हुई व्यवस्था, डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम बर्बाद कर दिया। कल अखबार में सुना, मैंने पढ़ा कि कुछ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले लेगी सरकार। जब इन्वेस्टमेंट में कमीशन लेते हैं ये लोग, अच्छा अगर ये इन्वेस्टमेंट मान लें इनका कि यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट आया है, तो एक अधिकारी जो अंडरग्राउंड हुआ था उसने कितना कमीशन मांगा था? तो जो आ चुका है तो उतना तो कमीशन दिया होगा ना उन्होंने। कमीशन जा रहा है, इंसेंटिव नहीं, कमीशन जा रहा है। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट का। आप ये कहते रहो SIR घुसपैठिया, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले बताओ तो। एक घुसपैठिए का नाम नहीं दे रहे SIR में जो निकल कर आए हो। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा, गृह मंत्री बार बार अपनी विफलता क्यों बताते हैं साहब कि मेरे रहते हुए घुसपैठिए आ गए देश में। SIR विपक्ष का मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा। SIR इस देश के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का मुद्दा है। BLOs पर ही आ जाइए, कितने BLOs आत्महत्या कर रहे हैं। नोएडा में, यहां पड़ोस में 67 BLOs पर FIR करा दी गई DM द्वारा। BLOs पर किस तरह का दबाव, किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है? क्या उनसे इलेक्टोरल रोल्स को जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ करने को कहा जा रहा है? ये भी उदाहरण मिले हैं हमें। और फिर जो डेटा सिक्योरिटी है, मेरा डेटा 1 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी के पास जा रहा है, पूरे देश के इलेक्टोरल रोल्स का डेटा, लोगों का निजी डेटा, उस डेटा का क्या होगा? तो ये सरकार बिल्कुल जानबूझकर आंखें बंद करके ये काम कर रही है। रोहिंग्या मुद्दे पर सियासत वैसे तो हमेशा ही गर्म रहती है। पक्ष कहता है कि सुरक्षा पहले है, विपक्ष कहता है कि मानवता पहले है। दोनों पक्षों के बयानों से ये मुद्दा और भी संवेदनशील बन जाता है। कभी इसे चुनावी रैलियों में उठाया जाता है, कभी संसद में, तो कभी राज्यों की राजनीति में। तो आज का एजेंडा में हमने रोहिंग्या मुद्दे को हर पहलू से देखा। कौन है, क्या चुनौतियां हैं, सुरक्षा एजेंसियों की चिंता क्या है, मानवीय संकट क्या है, SIR प्रक्रिया क्या है और सियासत कहां पर खड़ी है। इन सबके बीच सच्चाई यही है कि किसी भी देश को सुरक्षा भी चाहिए और इंसानियत भी, और एक संतुलित रास्ता ही भारत को आगे ले जा सकता है। तो ये था आज का एजेंडा। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।